जीनिया, शराफत से तैयार होकर नीचे आओ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? उसकी सौतेली माँ उस पर चला रही थी, जो घुटनों में मुंह दिए बैठी थी। सर उठाकर सुर्ख अंगारों भरी नज़रों से उन्हें घूरने लगी। मैंने कहा ना, स्टेप मॉम, नहीं करूँगी मैं उस माजूर इंसान से शादी। वो इतनी ही बदतमीज़ी से चीखी तो नाइमा ने आगे बढ़कर अपने भारी हाथ का ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया, जो उसके नाजुक रुखसार पर सुर्ख निशान बन गया। शादी तो तुम्हें उस अपाहज शख्स से ही करनी पड़ेगी, सुना तुमने? अगर आधे घंटे में तैयार न हुई तो याद रखना, फिर किसी 65 साला मर्द से तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी मैं, समझी तुम? उसे धमकी देकर दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। उसके पास ना तो मोबाइल था, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे वो किसी से राब्ता करती या मदद तलब करती। आंसुओं का गला घूंटकर वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई। हाथ में सुर्ख जालीदार दुपट्टा था, जिस पर लिखा हुआ था एहतिशाम की दुल्हन। जीनिया ने वो दुपट्टा अपने सर पर ओढ़कर आईने में खुद को देखा। न बचपन अच्छा रहा मम्मा, न जवानी। बचपन में ही आप मुझे छोड़ गईं। मैंने बहुत जुल्म सहे हैं आपके बना। ज़ूर इंसान से मेरी शादी करवा रहे हैं। मुझे एक अपाहज शख्स की लाठी बनाया जा रहा है। कैसे दिन के लिए पैदा किया गया था मुझे? वो रोते हुए कह रही थी। अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। कम उम्र में ही माँ को खोया था उसने। बाप ने किसी और औरत से शादी कर ली थी और उसकी सौतेली माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी। जीनिया बचपन से ही बागी, बदतमीज़ और बदमाश हो चुकी थी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी जैसा मेरे साथ किया जा रहा है, मगर मुझे मानना पड़ेगा मम्मा, मुझे उस माजूर से शादी करनी पड़ेगी। वो चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। वो व्हीलचेयर पर बैठा स्टडी रूम की खिड़की से बाहर देख रहा था। किताबों के दरमियान रहने वाला वो खुबरू हंसमक शख्स एक हादसे के बाद खुद वो किताब की तरह बंद कर चुका था। एहतिशाम बेटा, तुम अब तक यहीं हो? क्या सोच रहे हो? निकलना नहीं है? शाम हो रही है, हमें खाला के घर पहुंचना है। सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नाइमा की बहन शगुफ्ता अपने चांद से बेटी के लिए हर वक्त परेशान रहती थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अब हर वक्त तारीकी में डूबा रहता था। उन्हें ऐसे देखकर उसे दुख होता था। अम्मी, आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ, ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। वो बोला तो लहजे में थकन थी। बेटा, तुम ऐसे क्यों कहते हो? तुम्हारी भी तो यही चाह थी कि तुम उससे शादी करो, वो तुम्हारी दुल्हनन बने। शगुफ्ता ने उसके कांधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा, तो उसने कपकपाती नज़रों से उन्हें देखा। तब की बात अलग थी अम्मी, तब मैं माजूर नहीं था, चल सकता था मैं। और वो लड़की, वो तो मुझे तब भी पसंद नहीं करती थी। वो आज़ाद ख्याल लड़की है जिसे अपनी आज़ादी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। आप लोग उसे मुझसे बांध कर कैद कर रहे हैं। वो अफसुर्दगी से बोला। तो क्या ये ठीक रहता? तुम्हारी खाला नफ़रत की आग में उस छोटी सी लड़की को 65 साला शख्स से ब्याह देती। वो बुलंद आवाज़ में बोली तो एहतिशाम ने हैरत से उन्हें देखा। हाँ एहतिशाम, तुम्हारी खाला उसे निकालना चाह रही हैं घर से। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते की बात न करती तो वो किसी भी सीनियर की शादी करवा देती। तुम क्यों नहीं समझ रहे बेटा? सब मैंने उस लड़की की भलाई के लिए किया है। वो बेयकीनी से उन्हें देख रहा था कि आग में इतना कुछ गलत सोच लेंगी। वो तो ये सोच भी नहीं सकता था। और यही नहीं, अगर तुमने उसे छोड़ा या उसने तुमसे खला ली तो याद रखना, बख्तियार भाई भी मेरी बहन के ही कहने पर चलते हैं। वो खुद जीनिया की बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं करते। वो ज़रा वक्त नहीं लगाएंगे उसकी ज़िंदगी जहन्नम करने में। वो कहकर चली गई थी। उसी वक्त एहतिशाम ने फ़ैसला किया था कि वो अब खुद से उसे कभी दूर नहीं करेगा। बड़े हॉल में चंद करीबी मेहमान ही आए थे। जीनिया ने सिर्फ कपड़े चेंज किए थे। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी और जेवर के नाम पर शगुफ्ता के दिए गए सोने के कंगन पहन रखे थे और माथे पर बड़ी बंदियां लगाए रखी थी। एहतिशाम ने निगाह उठाकर उसे देखा, जिसकी सुर्ख आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थीं। तभी नाइमा ने उसे एहतिशाम की दुल्हन वाला दुपट्टा ओढ़ा दिया। मौलवी साहब ने बख्तियार की इजाज़त पर निकाह शुरू किया। रात के 11 बजे उसे रुखसत करवाकर वो लोग घर ले आए थे।
घर आते ही जीनिया किसी को भी देखे बना गाड़ी पूरे 1 घंटे में जब वो व्हील चेयर चलाता हुआ कमरे की तरफ आया तो कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। एहतिशाम ने भी दरवाजे पर दस्तक दी। मैं अंदर आ सकता हूँ? लहजा दर्जा नरम था। जीनिया ने तंजिया अंदाज में सर झटकते हुए लाइट ऑन की। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ये तुम्हारा कमरा है, जो मेरी कैद, और तुम उस कैद के दरोगा। आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो जितने सर्द अंदाज में बोली थी, एहतिशाम नज़रअंदाज करते हुए अंदर आया। उसने एक नज़र उसके हुलिया को देखा। वो अब भी इसी सुर्ख जोड़े में मलबूस थी। बालों से लगी बंदियाँ एक तरफ को बेतरतीब हुई लटकी थी। शायद उसे अंधेरा पसंद था, तभी वो यूं ही लाइट्स ऑफ किए बैठी होगी। एहतिशाम ने सिर्फ सोचा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुशी दे सकूँ, तुम्हें यहाँ इस कमरे में सुकून महसूस हो। तुम अपनी मर्जी से रह सकती हो, तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। उसके नरमी से कहने पर वो सर झटक कर उसे देखने लगी। तुम मुझे खुशी दोगे? हाँ, वो शख्स जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो मुझे खुशी देने की बात कर रहा है? वो तंजिया हंसी और वो खामोशी से देखता रहा। बात सुनो, तुम मुझसे दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने में ज़रा देर नहीं लगाऊंगी। वो अपने और उसके दरमियान एक दीवार बनाना चाहती थी जिसे वो तोड़ ना पाए, और वो एहतिशाम ही किया जो धमकी पर डर जाए। वो जो उसकी तरफ झुकी उसे धमका रही थी। एहतिशाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिराया। अचानक वो उसकी गोद में तिरछी गिर गई। एहतिशाम ने मजबूती से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। रिक्वेस्ट करने और समझाने तक ठीक है, लेकिन अगर आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश की ना, तो याद रखना, उस व्हील चेयर पर बैठे बैठे भी मैं तुम्हें बहुत कुछ कर जाऊंगा, और जब तुम्हें होश आएगा तो तुम 2 दिन तक इस सदमे से नहीं निकल पाओगी। वो शख्स जो कुछ देर पहले कमज़ोर सा, सीधा सादा सा, आम सा माजूर लग रहा था, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? जीनिया तो सोच भी नहीं सकती थी। वो तिलमलाते हुए उठने की कोशिश करने लगी तो एहतिशाम ने गिरफ्त ढीली कर दी। वो एकदम से दूर जाकर खड़ी हुई और उसे बेयकीनी से देखने लगी, जो अब वापस अपने इसी मासूम खौल में आ चुका था। आखिर क्या था वो शख्स? एहतिशाम व्हील चेयर चलाते कमरे से बाहर निकल गया। वो अब गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे संभलने के लिए वक्त चाहिए था। सुबह हो चुकी थी। वो सारी रात जागती रही थी, कहीं वो शख्स कमरे में ही ना आ जाए। कुछ ही देर उसकी आंख लगी, और जैसे ही उसकी नींद गहरी होने लगी, कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। एहतिशाम दाखिल हुआ। वो एकदम उठकर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग, अगर तुम उठ गई हो तो नीचे आ जाओ, नाश्ते पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो इतने नॉर्मल लहजे में बोला जैसे उसने अब तक किसी भी बात का बुरा न मनाया हो। वो हैरान थी कि वो सारी रात कमरे से बाहर रहा, और जब कमरे में आया तो भी उसका मूड बिल्कुल सेट था। बहुत शुक्रिया, लेकिन आइंदा यूं कमरे में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खासकर तब जब मैं सो रही हूँ। उसका रात वाला अंदाज शायद भूल चुकी थी। एहतिशाम ने गहरी सांस ली। जीनिया बालों का जोड़ा बनाते हुए नहाने चली गई। जब वापस आई तो वो वहीं था। जीनिया ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो उसे देखता रहा। जीनिया ने बाल सिखाए, ज्वेलरी के नाम पर ब्रेसलेट और निकल्स पहन लिया। वो तैयार थी। ऐसे क्यों देख रहे हो? बिलाखिर वो उसकी नज़रों से परेशान होकर तंग कर बोली, मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लोगी तो मेरे ख्याल से बुरी नहीं लगोगी। तो क्या तुम लगा लोगी? वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक अदा से बालों को ठीक करते हुए बोली तो वो हल्का सा हंस दिया। जाहिर है, मेरे कहने पर क्यों लगाओगी? वैसे भी शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शादी की अगली सुबह अगर लड़की मेकअप के बगैर बाहर आए तो जो नोटी कज़न्स होते हैं ना, वो समझते हैं आज शौहर और बीवी के दरमियान खूब रोमांस हुआ है और सुबह भी काफ़ी कुछ हुआ है, तभी लिपस्टिक मट्टी हुई है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहकर व्हील चेयर चलाते हुए बाहर निकल गया, जबकि वो तो हक्का बक्का बंद दरवाजे को देखती रह गई। हम बेशर्म इंसान। वो सर झटक कर अब लिप ग्लास लगा रही थी कि कहीं वाकई कोई गलत न समझ जाए। डाइनिंग टेबल पर सारे मेहमान जमा थे। चाहे कल का दिन कितना ही बुरा क्यों न गुजरा था,
मगर आज सबकी चहल पहल देखकर वो काफ़ी हद तक अपने अंदर बेहतरी महसूस कर रही थी। अलबत्ता उसकी सौतेली माँ तो उसे ताने देने का मौका यहाँ भी नहीं छोड़ा। हाँ भाई, आजकल की दुल्हनों के तो मिजाज नहीं मिलते। जितना उन्हें समझाओ कि नई नवेली दुल्हन को सच समझ कर रहना चाहिए, उतना ही उजाड़ सूरत बनी रहती हैं। अब अपनी ही बहू को देख लो तुम शगुफ्ता। नाइमा की बात सुनकर जीनिया ने उसे गुस्से से घूरा और उससे पहले वो कोई जवाब देती, उसके सोफे के साथ खड़ी व्हील चेयर पर बैठा उसका नया नया शौहर बोल पड़ा। ओ कमॉन खाला जानी, आपको तो पता है ना आजकल के लड़कों को कहाँ पसंद है, उनकी बीवियाँ हर वक्त तैयार रहें। ठीक है, नई शादी हुई है, मगर भाई मैंने तो अपनी बीवी को पहले ही कह दिया था ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहनना और मेकअप भी लाइट रखना। तुम्हारे शौहर को नहीं पसंद ज़्यादा भारी तैयारी। वो हशाश पशाश से अंदाज में बोलकर हल्का सा हंसे हुए जीनिया को देखने लगा, जो बहुत किए खूनखार नज़रों से उसे घूर रही थी। नाइमा बज़ाहिर मुस्कुराई, मगर अंदर से जलकर राख हो गई। वैसे ऐसे क्या जादू कर दिया एक ही रात में उसने तुम पर? हाँ, वो लहजा नॉर्मल रख के कहने लगी। तो एहतिशाम ने जीनिया को मुस्कुराती नज़रों से देखा। हाँ, वो उसे नहीं देख रही थी। ज़रूरी तो नहीं औरत जादू करे। निकाह के 3 लफ्ज़ों में इतनी ताकत तो होती है खाला जानी कि इंसान को अपने मुहर्रम से मोहब्बत हो ही जाती है। वो मुस्कुराते हुए बहुत धीमे मगर शिद्दत भरे लहजे में कहने लगा। तो जीनिया ने बेसाख्ता उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसने एकदम नज़रें चुराएं तो वो मुस्कुराया। ओह, तो मेरे भांजे को एक ही रात में मोहब्बत भी हो गई। और बीवी का क्या ख्याल है? उसे भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत हुई यहाँ? नाइमा का तंज बढ़ता जा रहा था। जीनिया एकदम से सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी जब एहतिशाम ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका और उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर महबूब अगर निकाह में कबूल कर ले तो ये किसी मोहब्बत से कम है क्या? जीनिया प्लीज़ 1 कप चाय बना दो। पहली बात नाइमा से कहकर अब वो जीनिया से दरख्वास्त कर रहा था। जीनिया ने पहले उसे घूरा, फिर उसकी मासूम सी शक्ल देखकर कुछ सख्त सुख सुनाने का इरादा तर्क करके किचन की तरफ चली गई। रात फिर वैसे ही अकेले कमरे में गुजरी। न जाने वो खुद कहाँ होता था, मगर वो उसे ना पाकर ज़्यादा मुतमईन रहती थी। रहकर उसे एहतिशाम की आज सुबह वाली हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो कौन होता है मुझ पर हुक्म चलाने वाला? नहीं, वो होता कौन है मुझे चाय बनाने का कहने वाला? उसने मेरा हाथ पकड़ा था। वो शदीद गुस्से में नज़र आ रही थी। पहले वो कमरे में इधर से उधर चक्कर काटती रही, फिर कमरे से बाहर निकलकर घर का जायज़ा लेने लगी। तभी उसकी नज़र सामने वाले बंद दरवाजे पर गई। वो बहुत आहिस्तागी से चलती हुई उस कमरे की तरफ आई। दरवाजे का हैंडल घुमाया तो देखा अंदर किताबें ही किताबें थीं। शायद वो स्टडी रूम था। जीनिया ने दरवाज़ा मज़ीद खोला तो उसकी नज़र व्हील चेयर पर बैठे शख्स पर गई जो पूरी मुहव्वियत से किताब पढ़ रहा था। लेकिन सारी रात वो यहीं गुजारता था। वो सोच रही थी, आ जाए अंदर। किताबों के कमरे में आना किसी को मना नहीं होता। ये किताबें ही होती हैं जिन्हें हम पढ़कर कितना ही बोर क्यों ना हो जाएं। लेकिन अगर सालों बाद भी उन्हें पढ़ने के लिए उनके पास आए तो ये पहली बार की तरह ही खुशामदीद करती हैं। वो किताब से नज़र हटाए बना कहने लगा। वो पहले उसे तेज़ नज़रों से देखने लगी, फिर चलते हुए अंदर आई। दरवाज़ा बंद हो चुका था। दीवारों पर लगे रिक्स को देख रही थी। एक दीवार खाली थी जिस पर खिड़की थी। तो तुम सारी रात किताबें पढ़ते हो? हाँ, वो नॉर्मल अंदाज में पूछने लगी। मुझे नहीं लगता आप ये बात करने आई हो। जो बात है वो कह दो, वरना दिमाग से निकल जाएगी। वो भी नॉर्मल अंदाज में ही कहने लगा। तो जीनिया ने उसे घूरा। तुमने किस हक से मुझे छुआ था, वो भी सबके सामने? तुम्हें अलग से बताऊं मैं कि तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो बोली तो लहजे में कड़वाहट थी। एहतिशाम ने किताब बंद करके टेबल पर रखी। वहाँ सब बैठे थे, जीनिया और मैं। नहीं चाहता था कि हमारे दरमियान जो अधूरा है उसका इल्म किसी को भी हो। मैंने अपनी अम्मी तक से ये बात छुपाए रखी है कि मैं पूरी रात कमरे से बाहर रहता हूँ। यहाँ स्टडी में ही सुबह तक रहता हूँ। उन्हें पता चला कि हम एक मियाँ बीवी के बजाय अनजानों की तरह रह रहे हैं तो उनका दिल तुम्हारी तरफ से मज़ीद ख़राब हो जाएगा।
वो बहुत आराम से उसे समझा रहा था और उसकी बातों पर जीनिया की आंखों में अजीब सी चमक आ रही थी। वो यही तो चाहती थी कि उसे यही करना था। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत शुक्रिया मुझे समझाने के लिए, बट मैं एक माजूर इंसान के साथ एक छत तले नहीं रह सकती। मैं बहुत जल्द वापस अपने घर चली जाऊंगी, सुना तुमने? वो तलखी से कहते हुए स्टडी रूम से निकल गई और पीछे उसे जाता हुआ देखता रह गया। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर शगुफ्ता बैठी उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। तभी ढीले ढाले शर्ट ट्राउज़र में मलबूस, बालों का गोल मोल जोड़ा बनाए जीनिया कमरे से आती दिखाई दी। शगुफ्ता उसे देखकर मुस्कुराई, मगर जीनिया ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुलाजमा को अपना नाश्ता लाने का कहने लगी। शगुफ्ता की मुस्कुराहट एकदम फीकी पड़ गई। फिर वो संभल कर गला खुनकारते हुए उससे मुखातिब हुई। गुड मॉर्निंग बेटा, उन्होंने प्यार से नर्म लहजे में कहा। मॉर्निंग, जीनिया ने बेजारी से उन्हें ही कहा। मुलाजमा उसका नाश्ता लाए तो वो नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। शगुफ्ता ने उसके कमरे के बंद दरवाजे को देखा। एहतिशाम उठा नहीं किया अब तक? उसे तो सुबह उठकर जल्दी चाय पीने की आदत है, कहाँ है वो? वो अब हैरत से पूछ रही थी। जीनिया ने लुकमा लेते हुए कांधे उचकाए तो उसके माथे पर शिकने उभरे। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? क्या वो कमरे में नहीं है? वो अचानक ही परेशान हुई। जीनिया खामोशी से नाश्ता करती रही। वो परेशान सी उठकर मुलाजिमों को आवाज़ देने लगी। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आया। शगुफ्ता उसे स्टडी रूम से आता देख सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। ओ मॉर्निंग, सॉरी, अम्मी रात नींद नहीं आ रही थी तो बस यहीं चला गया। किताब पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, वो आंखें मसलते हुए कहने लगा, जबकि जीनिया उन सब से बेखबर अब तक नाश्ते में मसरूफ़ थी। शगुफ्ता काफ़ी हद तक मामला समझ चुकी थी। उसके चेहरे पर नागवारी दर आई। तुम सारी रात स्टडी में थे? तुम्हें पता भी है ना कि मुसलसल व्हील चेयर पर बैठे बैठे तुम्हारी कमर में दर्द हो जाता है? और जीनिया वो एहतिशाम को सख्त लहजे में कहती हुई। अब जीनिया की तरफ घूमी तो उसने चूंक कर उन्हें देखा। वो काफ़ी सख्ती से उसे देख रही थी। एहतिशाम, अब तुम्हारा शौहर, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है बेटा। वो सारी रात कमरे से बाहर रहा तो तुम्हें खबर तो होनी चाहिए थी ना कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तुम जानती भी हो ना उसकी हालत कैसी है। लाख कोशिश के बावजूद उनका लहजा तल्ख से ज़्यादा तल्ख हो चुका था। एहतिशाम ने उन्हें चुप करवाने की कोशिश की, मगर वो कहाँ सुनने वाली थी। वो बोलती गई। जीनिया एकदम उठी, सामने रखे चाय के मग को उठाकर ज़मीन पर दे मारा। रौब क्या झाड़ रही हैं आप मुझ पर? हाँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, क्या आपके उस माजूर बेटे से? आपकी उस जल्लाद बहन ने ज़बरदस्ती डरा धमकाकर मुझे उस अपाहज के साथ बांध दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ख्याल करना तो दूर की बात, मैं तो उस माजूर को अपने आसपास भी बर्दाश्त न करूं। इतना जहर लगता है आपका ये माजूर बेटा मुझे। वो मज़ीद कुछ कहती जब आगे बढ़कर शगुफ्ता ने उसे रखकर थप्पड़ मारा। एहतिशाम ने पेशानी मुसलते हुए गहरी सांस ली। मामला उसके हाथ से निकल चुका था। खबरदार, जो आइंदा मेरे बेटे को माजूर कहा, ज़बान पर कंट्रोल करो अपनी। अगर ये तुमसे शादी न करता तो तुम्हारी सौतेली माँ उस बूढ़े से करवा देती। वो गुस्से से चीख रही। जीनिया गाल पर हाथ रखे सुर्ख आंखों से उन्हें देख रही थी। माजूर को माजूर ही कहा जाएगा डियर सासू माँ। और अच्छा था अगर आपकी वो बहन मेरी शादी किसी और से करवा देती तो आज मैं एक अपाहज की बीवी न होती। वो गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अम्मी, आपको इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो नरमी से कहने लगा। तो शगुफ्ता ने उसी तेज़ नज़रों से उसे देखा। उसने समझ के रखा है मेरे बेटे को? वाकई, कहाँ है तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे ग्रेस से? बताओ उसे जाकर, अपने बाप की जिस दौलत पर वो घमंड कर रही है, इतना हिस्सा तो तुम हर साल खैरात में दे देते हो। वो सर झटक कर अंदर चली गई थी, पीछे वो रह गया था। वो कमरे में आया तो वो घुटनों में सर रखे रो रही थी। एहतिशाम को उसकी हालत पर अफसोस हो रहा था। जीनिया, अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, वो बोला तो लहजे में शर्मिंदगी थी।
जीनिया ने गुस्से से घूरा। चले जाओ यहाँ से, मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो चीखी। ये मेरा भी कमरा है जीनिया। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर मुझे ये बताओ, आखिर कब तक तुम इस रिश्ते से भागोगी? कह तो दिया तुम्हें, तुम्हारी इजाज़त के बना हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं आऊँगा करीब तुम्हारे। तो फिर मसला क्या है? क्या हम साथ एक अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? वो समझाने वाले अंदाज में बोला तो उसे देखने लगी। दोस्त? हाँ, तुम जानते हो मेरे दोस्तों में कितना मजाक बनना है। मेरा एक अपाहज से शादी कर दी गई मेरी, तुम तो चल भी नहीं सकते। मेरी दोस्तें कहती हैं अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम मेरे पीछे भी नहीं आ सकते। मैं गिर रही हूँ, तुम मुझे बचा नहीं सकते। तुम मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकते। अगर गार्ड की मदद से तुम मेरे साथ कहीं बाहर भी चले जाओ तो तुम्हारी हिफाजत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम मुझ पर बोझ बन गए हो एहतिशाम, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। वो हवास बाख्ता अंदाज में चलाई थी। एहतिशाम चंद पुल उसे यूं ही देखता रहा, फिर वहाँ से चला गया। शाम में उनका वलीमा था जो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि शगुफ्ता को अपनी अमरीका वाली चचाजाद बहन के घर जाना था जो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। तो अब घर में वो 2 ही लोग बच्चे थे। वैसे तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब तुम उस घर की एक फ़र्द हो तो तुम्हें बता दूं कि मेरा बेटा तुम्हारा मोहताज नहीं, वो अपने सारे काम खुद कर लेता है मुलाजिम लड़के की मदद से। लेकिन उसकी चंद दवाइयाँ हैं जिसका इल्म सिर्फ मुझे है, तो तुम ये दवाइयाँ याद रख लो और उसे दे दिया करो। वक्त पर वो खुद खा लिया करेगा। वो सारी तलखी भुलाए नॉर्मल अंदाज में कह रही थी, जबकि जीनिया खामोशी से उन्हें देख रही थी। और हाँ, अगर उनमें से कोई एक दवाई भी रह गई तो एहतिशाम की तबीयत बिगड़ जाएगी, तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद मुलाजमा उसका खाना तैयार कर देगी, वो उसे दे देना, वो खुद खा लेगा। वो अब बहुत नरमी से कह रही थी। वो खामोश रही। वो ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट जा चुकी थी। जीनिया वापस अपने कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। तेज़ आवाज़ में मूवी लगाई और चिप्स खाते हुए मूवी में मगन हो गई। मुलाजमा ने दरवाज़ा बजाया मगर उसने मुकम्मल नज़रअंदाज किया। तकरीबन रात 11 बजे उसकी मूवी ख़त्म हुई तो वो कुछ खाने की गर्ज से कमरे से बाहर निकलकर किचन में आई तो देखा मुलाजमा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी थी। उसे देखकर अचानक उठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर्वेंट क्वार्टर में क्यों नहीं गई? उसके पूछने पर वो परेशान सी उसे देखने लगी। जी, वो एहतिशाम साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। रज़ा उन्हें ड्राइवर के साथ हस्पताल लेकर गया है। उसकी बात पर पहले तो वो हैरान हुई, फिर बेफिक्री से कांधे उचकाए किचन की तरफ बढ़ गई। रात के खाने में बिरयानी बनाई गई थी। उसने प्लेट में चावल निकाले, चम्मच रखा, वापस कमरे में जाने लगी तो मुलाजमा परेशान सी उसके पीछे आई। वो, जी, आपने उन्हें दवाई नहीं दी थी ना? तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जीनिया ने रुक कर उसे गुस्से से बोला, मैं उसकी नौकर दिखती हूँ, तुम्हें जो मैं दवाइयाँ दूँ तुम खुद दे देती ना? उसने गुस्से से कहा। तो मुलाजमा ने घबराते हुए सर झुकाया। वो, जी, दवाइयाँ आपके कमरे में थी ना? मैं 2-3 बार आई, आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मुलाजमा की बात पर जीनिया खामोश हो गई। ठीक है, तो जब तुम्हारे साहिब आ जाएं तो उन्हें किसी और कमरे में भेज देना, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। वो बस इतना कहकर कमरे में चली गई और पीछे मुलाजमा ने नागवारी से उसे देखा। 2 दिन गुजर चुके थे। एहतिशाम उसकी हद दर्जे तक बढ़ती हुई लापरवाही से परेशान होकर खुद ही अलग कमरे में शिफ्ट हो चुका था। अब एहतिशाम के अपने कमरे में उसका कुछ भी नहीं था। मुलाजिम लड़का जो उसे संभालता था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, तो उसे उसके गांव जाना पड़ गया था। पुरानी मुलाजमा भी बच्चे की बीमारी का कहकर छुट्टी पर जा चुकी थी। सिर्फ किक आता, खाना पकाता, दूसरी मुलाजमा आती, घर की साफ सफाई करती और चली जाती। एहतिशाम अपने कमरे में तन्हा रह गया था, जबकि दूसरी तरफ जीनिया तो वापस अपनी पुरानी रूटीन पर आ चुकी थी। शॉपिंग पर जाना, खाना, बाहर खाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उसे अपने शौहर की फिक्र ही कब थी। अभी भी वो डिनर से वापस आई थी जब उसका मोबाइल बजने लगा। नंबर देखा तो एहतिशाम की अम्मी की कॉल थी। उसने बेजारी से मोबाइल परे फेंका। वो नहाने चली गई। जब वापस आई तब भी मुसलसल कॉल्स आ रही थीं। उसने उकता कर कॉल रिसीव की। जी फरमाएं,
उसने बेजारी से पूछा। जीनिया, बेटा एहतिशाम, वो कैसा है, कहाँ? वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहा। तुम मेरी बात करवा सकती हो क्या उससे? वो परेशानी से कह रही थी। जीनिया ने गहरी सांस ली। सो रहा होगा आंटी, सो रहा होगा। क्या मतलब? क्या तुम कहीं बाहर हो? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? वो मज़ीद परेशान हुई। ओके, फाइन, होल्ड करें, मैं करवाती हूँ बात। वो मोबाइल वहीं रखकर कमरे से बाहर आई। दूसरे कमरे में देखा तो वो वहाँ नहीं था, स्टडी में भी नहीं था। तो फिर वो कहाँ गया था? वो पूरा घर छान मारने लगी। तभी उसकी नज़र टीवी लाउंज के अंदर गई, जहाँ वो व्हील चेयर से नीचे गिरा पड़ा था। शायद वो बेहोश था। जीनिया को लगा उसकी सांस रुक जाएगी। वो दौड़ती उसके पास आई। एहतिशाम, एहतिशाम, क्या हुआ तुम्हें? वो ड्राइवर और गार्ड को आवाज़ लगा रही थी। दोनों की मदद से वो उसे अस्पताल ले आई। वो बेहोश था। डॉक्टर ने चेकअप किया, अब वो होश में आ चुका था। आप उनकी कौन हैं? डॉक्टर पूछ रहा था। जीनिया ने खुद पर ढेरों जब्त किया। वाइफ। कैसी वाइफ हैं आप? आप उनका ख्याल तक नहीं रख सकती ठीक से। ये एक ही वीक में 2 बार शदीद बीमार हो चुके हैं। उनकी दवाइयाँ उन्हें टाइम पर क्यों नहीं देती आप? उनकी डोज उनके जिस्म में नहीं जा रही। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप उसे आम समझ रही हैं? ये मर भी सकते हैं, डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, जबकि उसके आखिरी जुमले पर जीनिया को अपने कान साईं साईं करते हुए महसूस हुए। उसने एक नज़र एहतिशाम को देखा, जो स्ट्रेचर पर लेटा छत को देख रहा था। ये उनकी नई मेडिसिन है, उन्हें वक्त पर दें, वरना आप बहुत जल्द उन्हें खो देंगी। जीनिया खामोश रही। घर आकर उसने सबसे पहले एहतिशाम को खाना खिलाया, जो कि वो नहीं खा रहा था। बात सुनो मेरी, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ लड़कियों की तरह, चुपचाप खाओ उसे। वो उसे आंखें दिखाने लगी तो एहतिशाम ने उसे आईब्रोज उठाकर घूरा। अब क्यों रख रही हो मेरा ख्याल? हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि जान छूट जाए तुम्हारी? वो खफा खफा से कहने लगा। हाँ बिल्कुल, मगर मैं तलाक याफ्ता कहलवाना ज़्यादा पसंद करूँगी बजाय बेवा के। वो उन्हें बड़बड़ाते हुए लुक्मा बनाकर एहतिशाम के मुंह के करीब किया, तो एहतिशाम ने उसे घूरते वक्त खामोशी से खाना खाया। ये लो तुम्हारी मेडिसिन, खा लो और शराफत से सो जाओ, सुबह उठकर चेक करूँगी मैं। इफ़ डेड कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, एक माजूर को पालना पड़ रहा है मुझे। वो जाते जाते बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा मार कर गई थी। एहतिशाम खामोशी से बंद दरवाजे को देखने लगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था उस लड़की पर बोझ बनना, मगर मजबूरी थी। वो सर झटक कर व्हील चेयर मोड़ने लगा। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो रुका, बंद दरवाजे को देखा, हल्का सा मुस्कुराया। उसे कैसे हैंडल करना था वो जान चुका था। सुबह फजर की नमाज अदा करके वो व्हील चेयर लिए उसके कमरे में आया। वो अब तक सो रही थी। जीनिया, जीनिया उठो। वो व्हील चेयर करीब लाया, उसे आवाज़ देने लगा तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। हाँ हाँ, क्या हुआ, सब ठीक है? वो परेशान सी उसे देख रही थी। मुझे चाय चाहिए। जीनिया ने सामने लगी वॉल क्लॉक में टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। वो हैरत से उसे देखने लगी। इस टाइम कौन चाय पीता है? मुझे बचपन से आदत है। वो कांधे अचुका गया तो उसे घूरते हुए बाल समेटकर बेड से उतरी, बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। पीछे वो मुस्कुरा रहा था। बहुत गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर? अब देखूंगा मैं भी तुम कैसे नहीं करती अपना ये बेवजह का गुस्सा। जानता हूँ थोड़ी ख़तरनाक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम नॉर्मल हो सको। वो ज़ेरे लब कहने लगा। थोड़ी देर बाद जीनिया उसे चाय देकर वापस सो चुकी थी। न जाने किस चीज़ की टेंशन थी जब वो 11 बजे ही उठ गई थी, वरना वो बहुत लेट उठती थी। जब वो फ्रेश होकर आईं तो स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला देखा। वो समझ चुकी थी वो साहब वहीं हो गए हैं, इसीलिए सीधा किचन में चली गई, अपने और उसके लिए नाश्ता बनाया और स्टडी की तरफ आई। एहतिशाम, क्या तुम जाग रहे हो? नाश्ता कर लो आकर। वो डाइनिंग टेबल संभालती हुई नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। तभी वो व्हील चेयर का बटन दबाते हुए वहाँ आया। जीनिया ने एक नज़र उसे देखा, देखती रह गई। एहतिशाम के दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई थी। ये क्या किया, हाथ ख़राब कर लिए? शट, तुम्हारा वो पर्सनल असिस्टेंट तो है ही नहीं, अब मुझे ही तुम्हारे हाथ धुलाने पड़ेंगे, वो बेजारी से कहती। उसकी व्हील चेयर वॉश बेसिन के पास लाई
और उसका हाथ पकड़कर धिलाने लगी। वैसे इतना मैं बता दूं तुम्हें कि ये स्याही इतनी जल्दी निकलने वाली नहीं है, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तो वो हैरान और परेशान उसे घूरने लगी। तुझे जब पता था तो हाथ क्यों गंदे किए? अब खाना कैसे खाओगे? उफ शट। उसे वापस ब्रेकफास्ट टेबल तक लाई और कुछ सोचते हुए उसे खुद खाना खिलाने लगी। ऐसा करते हुए वो एहतशाम के दिल में उतर रही थी। आई एम सॉरी, तुम्हें इतना कुछ कहना पड़ रहा है। एक्चुअली यार, मेरे एक दोस्त ने कहा कि हमारे ग्रुप में सब वाइफ के लिए अच्छे अच्छे सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं, सो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ लिखूं, कोई शायरी या फिर कुछ अल्फाज, तो बस उन्हीं पर काम कर रहा था, तो ये हो गया। उसने अपना हाथ उठाकर उसे दिखाते हुए कहा। तो वो चंद लम्हे उसे यूं ही देखती रही, फिर नज़रें चुरा गईं। दोस्त लिख रहे थे तो उन्हें लिखने देते, तुम्हें क्या ज़रूरत थी हीरो बनने की? वैसे भी तुम जानते हो ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। वो बातों बातों में जताना न भूली। वो एहतशाम के बहुत करीब बैठी थी। उसने जैसे ही लुक्मा बनाकर एहतशाम की तरफ बढ़ाया, दोनों की नज़रें टकराईं। चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। वो सांस रोके उसे देख रही थी। उसके माथे के बाल बिखर कर आंखों पर आ रहे थे। लम्हात स्लो मोशन में गुजर रहे थे। ज़रूरी नहीं, तुम ना मानो तो ये रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाएगा। जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है वो जल्द या बदेर कबूल तो करना ही पड़ेगा। रही बात नाम के रिश्ते की, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे बीच कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप बने। रिश्ता तो एहसासात का भी होता है, हमदर्दी का भी होता है। उसे देखकर कह रहा था। न जाने क्यों जीनिया को उसकी मकनातसी तासुर वाली आंखें अपनी तरफ खींच रही थीं। एहतशाम ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे से बाल हटाए तो वो एकदम खामोशी में आई। लुक्मा वापस प्लेट में रखकर उससे दूर हुई। तुम तो मेरे इस तरह ख्याल करने का फ़ायदा नहीं उठा सकते, समझे तुम? दूर, बिल्कुल दूर रहकर बात किया करो मुझसे। वो एकदम ही उठकर अंदर की तरफ बढ़ रही थी और वो उसे जाता देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो हाथ में एहतशाम की मेडिसिन थी। ये लो, तुम्हारी दवाई चेंज कर दी है। देखो, मैं तुम्हें समझा देती हूँ, तुम रोज़ ये वक्त पर खाओगे, ओके? उसे बहुत आराम से एक एक दवाई समझा रही थी, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। अब उसे क्या बताता कि उसे सब कुछ पता था। वो ना सिर्फ अपनी केयर कर सकता था, बल्कि वो खुद को संभाल भी सकता था। वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था, मगर ये सब ड्रामे तो वो उसे अपने पास रखने के लिए कर रहा था। ओके, तो क्या तुम समझ गए? वो अब सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। वो एकदम सीधा हुआ। हाँ, हाँ, ये शायद ये वाली कहानी है ना? वो अनजान बनते हुए दूसरी दवाई पर हाथ रखकर कहने लगा। तो जीनिया ने अपना माथा पीटा। उफ़ एहतशाम, उफ़, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। ये वाली नहीं, ये वाली कहानी है। वो उसे डांटते हुए अब गोली निकाल कर दे रही थी और वो खामोशी से उसकी हिदायत पर अमल करते हुए खा रहा था। दोपहर के वक्त नाइमा घर आई थी, उसकी सौतेली माँ। वो मुसलसल उसे किसी न किसी बात पर ताने दिए जा रही थी, जबकि वो बस खामोशी से उसे घूर रही थी। उफ़ मेरी बहन, क्या मुल्क से बाहर गई? मेरे भांजे का तो चेहरा ही उतर गया। क्या हो गया बेटा तुम्हें? इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? दवाई वगैरह वक्त पर लेते रहे हो ना, या नहीं? वैसे शगुफ्ता तो बता रही थी कि तुमने भर भर कर अपनी बीवी की तारीफ़ें की हैं, तो मैंने सोचा ज़रा मैं खुद ही जाकर देखूं। तारीफ़ महज लंबी लंबी फेंकना थी या सच में तुम्हारा ख्याल रख रही है? वैसे इससे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है मुझे। नाइमा अपना जहर उगल कर चुकाई तो एहतशाम ने गहरी सांस ली। खाला जानी, आपको क्या हो गया है? शादी से पहले लड़कियां ज़िद्दी ही होती हैं। आप भी तो ऐसी ही थी, नानी बताया करती थी। आपने तो घर में बहुत दहशत बिठा रखी थी, लोग डरते थे भाई आपसे। मगर शादी के बाद देखें आप कितनी चेंज हो गईं। ऐसे ही थोड़ी मैं आपको अपनी फेवरेट खाला कहता हूँ। एहतशाम ने नाइमा का हाथ थाम कर उसे मक्खन लगाते हुए कहा। तो जीनिया ने बेजारी से आंखें घुमाई। हमीरा, जबकि नाइमा की अकड़ी गर्दन मजीद अकड़ गई। भाई मेरी तो बात ही अलग है। अब भला ये आजकल की लड़कियां मेरा मुकाबला थोड़ी ना कर सकती हैं। वो एक अदा से अपने बालों को ठीक करते हुए कह रही थी, जबकि एहतशाम गहरा मुस्कुराया। बिल्कुल खाला जानी, आप तो दुनिया की नंबर 1 खाला हैं। एहतशाम ने बहुत लौट से उसका हाथ चूमा,
तो वो मुस्कुराई। जीनिया तो उनके उस मोहब्बत भरे ड्रामे से तंग ही आ गई थी। चलो चलो बस करो, अब अपना भी तो कुछ बताओ, कब सुना रहे हो औलाद की खुशखबरी? भाई मेरी तो कोई औलाद ही नहीं रही है, जो मुझे सौतेली माँ भी नहीं मानती, और तुम वाहिद जिसे मैं अपनी औलाद मानती हूँ। बताओ कब दे रहे हो मुझे पोता या पोती की खुशखबरी? औलाद के जिक्र पर एहतिशाम ने बेख्तियार जीनिया को देखा और जीनिया एकदम रुककर बेयकीनी से उन दोनों को देखने लगी। खाला जानी, औलाद तो नसीब से मिलती है, आप दुआ करें, अल्लाह हमारी गुद भी भर देंगे। वो इस जिक्र से निकलना चाह रहा था, मगर नाइमा का ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा था। अरे भाई दुआ तो मैं करती हूँ, लेकिन सिर्फ दुआ थोड़ी ना काम आएगी जब तक लड़का लड़की को खुद दिलचस्पी न हो औलाद पैदा करने में, ख़ास कर लड़की को। सारा सारा दिन तो तुम्हारी बीवी कभी शॉपिंग तो कभी दोस्तों के साथ खाना घूमना फिरना, उन सब में बिजी रहती है। तुम्हें वक्त ही कब देती होगी जो औलाद का सोचेगी? और क्या पता भाई कि उसके साथ कोई मसला हो, चेकअप करवाया या नहीं उसका, औलाद दे भी सकती है या नहीं? मज़ीद कुछ कहती जब जीनिया पीर पटक कर उठकर खड़ी हुई। आपको कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं है मेरे साथ? मेरे अपने घर में भी मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, और यहाँ भी आप मुंह उठाकर मुझे कुछ भी बोलने आ जाती हैं। मुझे ये बताएं, आपने अब तक औलाद पैदा क्यों नहीं की? क्या आपने अपना चेकअप करवाया था? क्योंकि मेरे डैड तो काफ़ी फिट हैं, मुझे तो आप में ही मसला लगता है, और हो सकता है यहाँ भी ऐसा ही सीन हो। मसला मुझ में ना हो, बल्कि आपके चहीते भांजे में हो। क्यों एहतिशाम, ऐसा भी तो हो सकता है ना? वो बाजू लपेट के इतनी दुरुस्ती से कह रही थी कि कुछ देर लोगों को बाकी के दो नफूस उसे देखते ही रह गए। कितनी ज़बान चल रही है इस लड़की की। अरे मेरे भांजे की मासूमियत और सादा तबीयत का फ़ायदा उठाकर जो मर्ज़ी वो करोगी तुम। हाँ, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, शगुफ्ता से ना करे उसे अपने एहतिशाम के लिए पसंद, मगर नहीं मजाल है जो मेरी मानी हो। उसने अब देख लिया कैसी ज़बान दराजी कर रही है। अरे ये तो 80-65 साल के बूढ़े के लायक थी, वो मार मार कर ठीक कर देता, उसे तब अकल आती। अभी अच्छा शौहर मिल गया ना, तो ज़्यादा सर पर चढ़कर नाच रही है। नाइमा गुस्से से बड़बड़ाती रही, जबकि जवाबन जीनिया भी खूब ज़बान दराजी करती रही। जब नाइमा गई तो वो गुस्से से कमरे में आई। एहतिशाम भी व्हील चेयर घसीटते हुए उसके पीछे गया। जीनिया प्लीज़, खाला की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। उसके गुस्से से ज़्यादा उसकी नाराज़गी से डर रहा था, जबकि जीनिया का तो बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। वो कमरे का सारा सामान गुस्से में ज़मीन पर फेंक रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम अगर इनकार कर देते तो क्या हो जाता? हाँ, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी ज़िंदगी जहन्नम करनी थी ना। तुम एहतिशाम, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब हो। वो गुस्से से उस पर चीख रही थी, उसे बुरा भला कह रही थी, और वो मुसलसल उससे माफ़ी मांग रहा था। आई एम सॉरी जीनिया, वो सर झुकाए कह रहा था। बहुत मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की थी। वो गुस्से से डेकोरेशन पीस उठाकर फेंकते हुए कह रही थी। आई एम सॉरी जीनिया, उसे देखकर बहुत शर्मिंदगी से माफ़ी मांग रहा था। अरे तुमसे शादी से अच्छा था, काश मैं मर जाती, खुदकुशी कर लेती तो अच्छा था। जीनिया ने शीशे का जब उठाकर दीवार पर मारा। आई एम सॉरी प्लीज़, वो इल्तिजा कर रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट शट अप। क्या सॉरी? हाँ, वो औरत मेरे मुंह पर अपने अल्फाजों का तमांचा मार कर गई है। सॉरी कहने से सब ठीक हो जाता है क्या? हाँ, वो गुस्से से धाड़ी। आई एम सॉरी। वो फिर से सॉरी करने लगा तो जीनिया ने पानी से भरा ग्लास उठाया, सारा पानी एकदम उसके मुंह पर फेंका। वो एकदम आंखें मैज गया, शिद्दत से गहरी सांस लेने लगा। क्या हुआ? नहीं कर पाए ना बर्दाश्त, जबकि ये सिर्फ पानी था। मगर वो औरत, वो मुझे अपने अल्फाजों के थप्पड़ मार रही थी। सोचो, मैंने कैसे बर्दाश्त किया था, मैंने कैसे सहा था। वो चीखी थी, आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी। वो अपने ऊपर ढेरों जब्त करके उस दफ़ा उसकी आंखों में देखकर इतनी ही नरमी से माजरत कर गया कि जीनिया कुछ पुल उसे देखती रह गई। कैसा था वो शख्स? क्या उसे बुरा नहीं लगा था?
क्या उसकी इज्जत नफ्स ने उसे झंझोड़ा नहीं होगा? मगर वो भी तो जब्त कर गया था। जीनिया को अचानक ही नाइमा के अल्फाज याद आए। वो सही कह रही थी। अगर एहतशाम के अलावा कोई और होता तो क्या उसकी इतनी बदतमीजी बर्दाश्त करता, उसे अलग कमरे में रहने देता? हरगिज नहीं। जीनिया ज़मीन पर बैठती चली गई। वो हाथों के प्याले में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। न जाने कब का गुबार आज निकल रहा था। एहतशाम ने आहिस्ता से व्हील चेयर उसके करीब की और झुककर उसके बाजुओं को थामा। वो टूट कर बिखर चुकी थी। एहतशाम ने बहुत आहिस्ता से उसका सर अपने घुटनों पर रखा और बहुत आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो अब तक रोए जा रही थी, नाजुक लम्हात के ज़ेरे असर ही सही, मगर वो उससे लगी रो रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, वो कतर कर रो रही थी। तुम बुरी नहीं, तुम बस डिप्रेस्ड हो, वो बहुत आहिस्तागी से कह रहा था। उसके अल्फाज जीनिया को न जाने क्यों ज़ख्म पर मरहम जैसे लगे थे। मैं थक चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ मैं। वो हिचकियों के बीच बमुश्किल कह पाई थी। मैं संभाल लूँगा, थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं सब ठीक कर दूँगा। मेरा वादा है तुमसे, मैं सब ठीक कर दूँगा। जीनिया, मैं तुम्हें समेट लूँगा। वो बहुत नर्म प्यार भरे लहजे में कह रहा था। उसकी अपनी आंखों से भी आंसू टपके थे। कुछ देर यूं ही रोने के बाद जब उसका दिल हल्का हुआ तो उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। वो एकदम से उससे दूर हुई और आंसू साफ करते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। एहतशाम समझ चुका था कि वो उसके सामने रो चुकी है, वो अब उससे नज़र नहीं मिला पाएगी, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। जब वो आई तो कमरा खाली था। रात को अपने कमरे में बेड पर बैठी टीवी में कोई मूवी देख रही थी जब दरवाज़ा खटखटाते हुए वो अंदर आए। जीनिया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जीनिया, आज 8 बजे मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है, क्या प्लीज़ तुम मुझे ये शर्ट चेंज करवा दोगी? प्लीज़। सब्सक्राइबर मौजूद होंगे, ऐसे में मुझे ड्रेस शर्ट पहननी पड़ेगी। वो अजलत में बोले जा रहा था और वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे अब अफसोस हो रहा था, काश उस पर पानी न फेंकती। वो खामोशी से उठी, उसके कमरे में आई, वो भी पीछे पीछे आया। कौन सी पहनोगे? उसका वार्डरोब खोले ब्रांडेड शर्ट्स देखते हुए पूछ रही थी। एहतशाम खामोश रहा तो उसने खुद ही एक शर्ट निकालकर साइड में रखी और उसके करीब आई और उसे सहारा देकर उठाने लगी। बेड पर बिठाकर उसने एक नज़र उसे देखा, जो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। फिर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी और वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो शख्स सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही नहीं पहनता था, बल्कि उसने खुद को भी मेंटेन रखा हुआ था। तभी उसका जिस्म जमशुदा था। एक पुल को उसके दिल में आया कि उससे पूछे आखिर कैसे उसके साथ ये हादसा हुआ, मगर फिर चुप रही। अब वो दूसरी शर्ट पहना रही थी और वो खुद भी कोशिश कर रहा था। तभी एक आस्तीन हाथ में चढ़ चुकी थी, मगर दूसरी उड़ गई थी। उस पर जोर लगाते हुए बेध्यानी में वो उससे जा लगी और दोनों ही बिस्तर पर गिर गए। एहतशाम उसके नीचे था और वो उसके सीने पर गिरी हुई थी। एहतशाम उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। जीनिया के दिल की धड़कनें एकदम तेज़ नहीं थीं, उसकी आंखों में अजीब सी बेबाकी देखकर घबराई थी। एहतशाम के हाथ उसकी कमर पर भीग रहे थे। जीनिया एकदम से उससे दूर हटी थी। तुम्हारी मीटिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। वो उसे उठाती हुई उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी, जबकि वो उसे ही देख रहा था। जीनिया ने उसके बाल सेट किए, परफ्यूम छिड़का और तनकीदी नज़रों से उसका जायज़ा लेकर मुस्कुराई। हम परफेक्ट लग रहे हो, काश चल भी सकते तो शायद ऑनलाइन मीटिंग्स ना अटेंड करनी पड़ती। वो तंज से बाज ना आई, जबकि एहतशाम को तो अब आदत हो चुकी थी उसकी बातों की। 1 महीना गुजर चुका था और उस 1 महीने में एहतशाम ने जीनिया का ज़्यादा वक्त नहीं लिया था। उसका मुलाजिम लड़का वापस आ चुका था। जीनिया बस उसे दवाइयाँ देने आती थी और बाकी सारा वक्त वो अपने कमरे में या फिर घर से बाहर गुजारती थी। आज वो शॉपिंग से घर आई तो सीधा टीवी लाउंज में आ बैठी, जहां वो बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। जीनिया ने ये बेजार निगाह उस पर डाली, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखकर वो मुस्कुराई। अरे वाह, हमना की शादी आ रही है, ढोलकी का फंक्शन रखा गया है। वाओ, कपल डांस भी होगा
ओह, आई एम सो एक्साइटेड, वो चहक कर कह रही थी। जब एहतिशाम ने निगाह उठाकर उसे देखा, अच्छा, कब है शादी, आप जाएंगे? वो नॉर्मल अंदाज में पूछने लगा तो जीनिया उसे देखकर मुस्कुराई। ऑफ कोर्स जाऊंगी, शादी में तो। एहतिशाम उसके कमरे में नहीं आया, ना ही उसने किसी काम से बुलाया, ना वो अपने कमरे के बाहर आम तौर पर नजर आया। वो अपना हर काम असद से कहता। अपनी दवाइयाँ तो वो खुद ही खा लेता था, खाना भी खा लेता था, बस मसला चलने का था। व्हील चेयर से उठाकर बेड पर असद ही लटाता था उसे। जीनिया ने भी जहमत नहीं की उसका हाल पूछने की, मगर आज उसे वो अपने कमरे की खिड़की से सामने लान में बैठा नजर आया। सामने टेबल पर लैपटॉप रखा था और वो व्हील चेयर पर बैठा था। लैपटॉप पर शगुफ्ता की वीडियो कॉल लगी हुई थी। जीनिया कमरे से निकलकर लान की तरफ आने लगी। एंड आपको पता है, अम्मी, इस दफ़ा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा वक्त तक चला था और कारोबार में हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिला है। मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस की बातें बता रहा था। वो घर में बैठकर भी बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर रहा था। शगुफ्ता उसे देखकर मुस्कुराई। अच्छा जीनिया का बताओ कुछ, वो कहाँ है? क्या वो तुम्हारा ख्याल रखती है? क्या वो अभी तक वैसी ही है? अब वो बहुत संजीदगी से पूछ रही थी और वो कमाल का एक्टर था। जी अम्मी, जीनिया बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट आपको ही याद कर रही थी वो। जी अम्मी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। आपके जाने के बाद उसने बहुत संभाला है। शायद वो किचन में होगी। घर अच्छे से संभाला हुआ है उसने। और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। उफ, पहले से भी ज़्यादा बुरी हो गई है अम्मी। वो आपकी तरह गुस्सा करती है मुझ पर। जिस दिन मैं दवाई लेट कर दूं, वो भरपूर अदाकारी करते हुए हंस हंस कर बता रहा था। शगुफ्ता काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई थी, मगर पीछे से आती जीनिया ने सारी बातें सुन ली थी। वो बिल्कुल सुन रह गई थी। तभी शगुफ्ता बेगम की नज़र पीछे खड़ी जीनिया पर पड़ गई। अरे वो देखो, वो आ तो गई है मेरी बहू। कैसी हो बेटा? उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनिया को मुखातिब किया तो वो संभल कर मुस्कुराई। अलबत्ता एहतिशाम बिल्कुल चुप हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसके बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गई। तभी शगुफ्ता उसे कुछ कह रही थी और वो हंसकर जवाब दे रही थी, जबकि एहतिशाम के चेहरे के तासुरात बदल गए। हाँ तो मैं आ रही हूँ अगले हफ्ते। अब बताओ भाई, तुम लोगों का वलीमा कब रखना है? शगुफ्ता ने मसनूई घूरी से दोनों को देखा, जो सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। क्या अब ऐसे क्या देख रहे हो? शादी कर ली, वलीमा नहीं खिलाओगे सबको? हाँ। शगुफ्ता के घूरने पर दोनों ही मुस्कुराए थे और वो खुद भी मुस्कुराई। आप आ जाएं आंटी, हम मिलकर दिन डिसाइड कर लेंगे। इस फंक्शन में कुछ नया करेंगे, उसने चहक कर कहा। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि शादी फीकी फीकी थी, आप सही एंजॉय करेंगे। वो दोनों सास बहू तो बातों में मसरूफ़ थीं। तभी वो बोला, अम्मी प्लीज़ कुछ ज़्यादा स्पेशल मत करें, आप जानती हैं मुझे शोर नहीं पसंद। और ये हिला गला, ये सब बेकार है, वक्त का ज़या। शादी तो वैसे भी हो चुकी है ना, अब क्या फ़र्क पड़ता है, फंक्शन कैसा भी हो। वो जितनी बेजारी से बोला, शगुफ्ता ने उसे घूरा, जबकि जीनिया तो भांप चुकी थी कि वो उससे खिंचा खिंचा क्यों रहता है। तुम चुप रहो, तुमसे पूछा है किसी ने? हाँ, तुम्हें तो सब कुछ ही बोरिंग लगता है। वो उसे डांटने लगी, जबकि वो खामोश हो गया। अब उन्हें क्या पता था वो कितनी तकलीफ में था। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा, गोद में रखे लैपटॉप पर काम कर रहा था। जब वो उसके पास आई तो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए था। जीनिया ने एक चाय का कप उसके साइड टेबल पर रखा और दूसरे से घूंट भरते हुए उसके बिल्कुल बराबर आकर बैठी। क्या कर रहे हो? वो इतने नॉर्मल अंदाज में पूछते हुए उसके लैपटॉप स्क्रीन पर देख रही थी जैसे वो हमेशा से हैप्पी कपल्स रहे हों। काम, एहतिशाम ने मुख्तसर जवाब दिया। इफ़ हटाओ उसे यार, क्या तुम हर रोज़ काम करते रहते हो? दिखाओ इधर। जीनिया ने लैपटॉप पर उसके काम को हटाकर गूगल ऑन किया और वलीमा रिसेप्शन का डेकोरेशन डिज़ाइनर सर्च करके देखने लगी। ये देखो, ये कितना अच्छा है ना, ये वाला डिज़ाइन डेकोरेट करवाएंगे हम। वो मुस्कुराते हुए उसे बताने लगी, जबकि वो खामोश रहा। जीनिया ने एक नज़र उसे देखा, जो बेतासुर चेहरे के साथ स्क्रीन तक रहा था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, एहतिशाम। वो अचानक नरम पड़ी थी। सुन लिया है मैंने, और ये भी देख लिया कि जिस डिज़ाइन का तुम कह रही हो
वो उनके लिए स्पेशल बनाया जाता है जिन कपल्स को वॉक करनी हो। वो उसे देखकर ऐसे नज़रअंदाज कर गया था कि जीनिया की गर्दन अपने आप झुक गई थी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी, वो बहुत धीमे लहजे में कह रही थी। शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी से माजरत की थी। तुमने अम्मी को कहा था ना, तुम्हें इस दफ़ा कुछ स्पेशल चाहिए। तुम्हें आज तक कुछ नहीं दे सका, लेकिन हमारे वलीमे वाले दिन में बहुत कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। वो उस अंदाज में बोला कि जीनिया ने एकदम उसे देखा, आंखों में खौफ था। क्या तुम मुझे डाइवर्स? वो उसे आगे कुछ बोल ही न पाई, अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। तुम खला ले सकती हो, मुझे तलाक देने की ज़रूरत नहीं, मगर वो स्पेशल चीज़ कुछ और है। वो कहकर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जबकि जीनिया का खौफ पड़ गया था। एक हफ्ता जैसे तैसे गुजर चुका था और शगुफ्ता वापस आ चुकी थी। वलीमे की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। शगुफ्ता के आने से एक दिन पहले वो दोनों वापस एक कमरे में आ गए। वैसे तो वो रहता दूसरे ही कमरे में था, मगर माँ को दिखाने के लिए रात में जीनिया वाले कमरे में आ जाता था। वो अलग बात है, वो अक्सर पूरी पूरी रात जागकर स्टडी में किताबें पढ़ते गुजारता था। आज शाम उनका वलीमा था। सारे मेहमान हॉल में पहुंच चुके थे। एहतशाम के कहने पर शगुफ्ता जीनिया को पार्लर से घर ले आई थी और ख़ुद हॉल जा चुकी थी। एहतशाम ने कहा था कि वो लोग ड्राइवर के साथ आखिर में आएंगे, सो वो अब तक घर पर थे। जीनिया अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी अपना सरापा देख रही थी। उसने गिरे रंग का कामदार गाउन पहन रखा था। न जाने क्यों वो आज बहुत अलग महसूस कर रही थी। आज वो खुद को एहतशाम की दुल्हन के रूप में देखकर अलग ही एहसासात का शिकार हो रही थी। दूसरे कमरे में वो था। व्हील चेयर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी और वो ड्रेस शर्ट और पैंट पहने उस पर बैठा शीशे में खुद को घूर रहा था। वो ये अमल पहले 2 घंटे से दोहरा रहा था। शगुफ्ता का कितने दिन बाद फ़ोन आ चुका था, मगर उसने हर दफ़ा यही कहा कि 10 मिनट में निकल रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और व्हील चेयर के दोनों तरफ हाथ जमाते हुए ज़ोर डालकर उठकर खड़ा हुआ। उस दफ़ा ना उसका जिस्म कांपा, ना उसके कदम लड़खड़ाए, बल्कि वो दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले नॉर्मल अंदाज में चलता हुआ शीशे के पास आया। वो कितना हसीन लग रहा था। वो चलता हुआ कितना खूबसूरत लग रहा था। क्या वो कोई ख्वाब देख रही थी? वो एकदम पलटी तो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। जीनिया उसके कांधे तक आती थी। वो बिल्कुल हैरान सी उसे देख रही थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? ना वो मुस्कुराया, ना उसके लहजे में नरमी। वो बेतासुर आंखों से देख रहा था। तुम चल सकते हो? वो अब तक हैरान थी। तुम्हें क्या लगता है, मैं माजूर पैदा हुआ था? मैं सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया था। ऐसा नहीं था। मैं ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं थेरेपी करवाता था। हाँ, ये सच है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, मगर मैं इतना भी बुरा नहीं था कि माजूरी में भी किसी से शादी करके उस किसी से ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। अगर मैं तुमसे शादी ना करता तो नाइमा खाला तुम्हारी शादी किसी भी बड़ी उम्र के शख्स के साथ करवा देती। अगर वो इतनी बुरी ना होती तो मैंने तो सोच रखा था कि अपनी हालत ठीक होने के बाद तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, मगर अल्लाह को शायद यही मंजूर था कि तुम्हें मेरी बीवी बनना था, एक माजूर की। चल, देर हो रही है। उसके सामने हाथ फैलाए खड़ा था। उसने बहुत आहिस्ता गई से उसके हाथ में अपना हाथ रखा। हैरान तो वो अब तक थी, पर कुछ ही देर बाद पूरा हाल हैरान में डूब चुका था, क्योंकि जीनिया और एहतशाम की एंट्री वॉक पर हुई थी। तुम चाहती थी ना कुछ स्पेशल हो, इतना स्पेशल, ठीक है? उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमा रहा था और जीनिया तो हुआ में उड़ रही थी। क्या उसने कभी सोचा था कि उसका शौहर उसके साथ यूं खड़ा होगा, उसके ये ख्वाब पूरे करेगा? वो बहुत खुश थी। जब वो घर वापस आया तो एहतशाम का कमरे में बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही कमरे में आया, जीनिया बेसाख्ता उसके करीब हुई। एहतशाम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो शिद्दत जज्बात में बहुत कुछ कहने वाली थी, जब एहतशाम ने हाथ उठाकर उसे रोका। अपने जज्बात बचा कर रखो जीनिया, हो सकता है कल को फिर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और तुम फिर मुझसे नफरत करने लगो। वो इतने सर्द लहजे में कह गया था कि जीनिया एकदम बिल्कुल खामोश हो गई थी। शायद यही उसकी सज़ा थी कि वो अब उसे कभी भी बीवी नहीं मानेगी। वो हर रात ऐसे ही रोती रहती।
एहतिशाम सारा सारा दिन ऑफिस में होता और रात भर स्टडी रूम में। वो याद कर रही थी उन लम्हात को जब वो व्हील चेयर पर था मगर उसके बहुत पास था। कभी कभी वो हंस देती, कभी उस पर दिल खोल कर गुस्सा करती और वो खामोशी से उसकी सारी भड़ास बर्दाश्त करता रहता। मगर अब वो बिल्कुल अकेली थी। वो जब स्टडी में आई तो वो चाय के घूंट भर रहा था। उसने हाथ में कोई किताब पकड़ रखी थी। जीनिया कदम कदम चलती उसके पास कदमों में आ बैठी। वो बेसाख्ता उसे देखने लगा। माना कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, मगर इस तरह सज़ा क्यों दे रहे हो मुझे? एहतिशाम, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो रो रही थी। एहतिशाम को दुख हुआ मगर तासुरात हनूज सख्त। माफ़ी गलती की होती है, तुमने गुनाह किया है। गुनाह? वो हैरान थी। हाँ, गुनाह। तुम नहीं जानती, जब जब मैं तुम्हारे घर आया, तुम्हारे उस सख्त मिजाजी ने मुझे अपना दीवाना बनाया था। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, मैं तुम्हें देखा करता था, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। जीनिया, मगर तुम्हें तो शादी के बाद भी मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं दिया। वो हैरान थी। तो क्या वो उससे बहुत पहले से प्यार करता था? खैर, मैंने एक फ़ैसला किया है जो दोनों के हक़ में बेहतर होगा। उम्मीद है तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होगा। जीनिया नासमझी से उसे देखने लगी, जो चंद कागजात उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वो समझ चुकी थी वो क्या कहना चाह रहा है। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी, मगर वो उसे नहीं देख रहा था। ये पढ़ लो, फिर उस पर साइन कर देना। अब से तुम अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से इंजॉय करो। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए उसके पेपर्स को देखे बना वहीं फेंक कर बाहर भागी। जीनिया, बात सुनो। वो उसे कुछ कह रहा था मगर वो नहीं सुन रही थी। एहतिशाम उसके पीछे आया मगर वो हवास बाख्ता अंदाज में भागते हुए घर से बाहर निकल गई। रोड पर अचानक ही एक गाड़ी उसके सामने आई और वो बेसाख्ता उससे टकरा गई। जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ अपने गिर्द खड़ा पाया। डॉक्टर कुछ कह रहा था, परेशान सा खड़ा सुन रहा था, और जो उसने सुना वो उसे हिला देने के लिए काफ़ी था। वो अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। वो बहुत रोई थी। एहतिशाम दिलो जान से उसकी केयर कर रहा था। वो व्हील चेयर पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। एहसास तो उसे अब हुआ था कि माजूरी के ताने बर्दाश्त करना कितना कड़वा अमल होता है। लो, दवा खा लो। उसे दवाई देने लगा तो उसे खाली नज़रों से देख रही थी। मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी। तुम मुझे छोड़ने वाले थे ना? तुम दूसरी शादी कर लोगे ना? वो बोली तो लहजा गीला था। एहतिशाम कनपटी मुसलते हुए उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थाम कर लब रखे। मेरी जान, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। वो पेपर्स मेरी आधी प्रॉपर्टी और बिजनेस शेयर के थे। वहाँ तुम्हारी आज़ाद ज़िंदगी से मुराद तलाक नहीं थी, बल्कि ऑफिस की नई जॉब, नई ज़िंदगी थी। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में अपना CEO बना रहा था, मगर तुम जज्बात में आकर कुछ और ही समझ बैठी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा? मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। उसका हाथ चूम कर बहुत नरमी से उसे समझा रहा था। काश जीनिया भी उसे उसके बुरे वक्त में ऐसे ही ट्रीट करती तो शायद सब कुछ अलग होता। तू मुझे हर हालत में कबूल है। और मैं तुम्हें बताना भूल गया, डॉक्टर कह रहे थे तुम्हारी सेहतयाबी के चांसेस बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द तुम अपने कदमों पर खड़ी हो सकोगी। वो मुस्कुराते हुए कहकर उस पर झुका था। जीनिया ने अपना वजूद उसे सौंप दिया था। ये एक अजीब ही कहानी थी। वो जो एक माजूर की बीवी बनकर पुछता रही थी, वो अपने शौहर से बहुत बुरी तरह पेश आया करती थी। उसे क्या पता था कि वो माजूर ही उसकी वजह से हुआ था, और अब जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो शायद जीनिया का इम्तिहान शुरू हो चुका था, क्योंकि अब ये माजूरी जीनिया के हिस्से में आई थी। मगर एहतिशाम ने उसका दिलो जान सा ख्याल रखा है बहुत जल्द वो सेहतयाब हो जाए।